ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। पहले तो जब अमेरिका ने बंकर बस्टर बम गिराए थे, ईरान की तरफ से एकदम खामोशी थी। बयान आ भी रहा था तो इजराइल को लेकर आ रहा था, अमेरिका को लेकर कुछ नहीं कहा जा रहा था। अब खामेनेई सामने आए हैं, इतने दिनों बाद क्यों सामने आए हैं और अब कह रहे हैं कि सीज फायर के लिए इजराइल को हमने मजबूर कर दिया, हमने यहूदी कौम को घुटने पर ला दिया। ये खामेनेई का इस वक्त प्रकट होना, दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए बयानबाजी करना, ये सीज फायर को लेकर क्या किस तरह की स्थिति बताता है। अब जरा इस पर बातचीत करते हैं। मेजर गौरव आर्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव भी मेरे साथ हैं। ये किस तरह की सीज फायर है? देखिए साहब, ऐसा है कि इसका यह कहना है खामेनेई का कि हम यहूदी कौम को घुटने पे ले आए, हमने अमेरिका को ऐसा थप्पड़ मारा कि अमेरिका बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हाय तौबा अमेरिका में मच गई। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बिल के अंदर कौन घुसा था? ट्रंप बैठा था बिल के अंदर या नेतन्याहू बिल के अंदर बैठा था? भाई साहब तो ये गायब थे, ये सुरंग के अंदर बैठ कर ट्वीट कर रहे थे, राइट। दूसरी चीज, किसके शहरों पे बम गिरे इतने ज्यादा, किसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हो गए? ये पाकिस्तान का इनके साथ जो बॉर्डर मिलता है ना भाई साहब, ये उसका फायदा उठा रहे हैं। ये अगर ये वाली स्थिति है तो, और ये कहा जा रहा है कि हमको मालूम है हमारी रीच से कोई जगह दूर नहीं है, इजराइल ये कह रहा है, इजराइल की एयरफोर्स ये ट्वीट कर रही है। इसका मतलब क्या है? आने वाले दिनों में कभी भी फिर से ये फ्रंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये वही है, स्क्रिप्ट रिपीट हो रही है। ये भी कह रहे हैं कि ये पॉज है ऑफ सिंदूर टाइप। अच्छा, ये पॉज है और हमने लॉन्चर तुम्हारे गिरा दिए, वही वाली बात है। सारे लॉन्चर इनके गए, न्यूक्लियर फैसिलिटीज इनकी गई, इनकी सारी मिलिट्री आईआरजीसी की जो थी वो बर्बाद हुई, लेकिन जीत गए। हमने घुटनों पर ला दिया। और दूसरे भी आप ये कहिए, आप दिनेश एक मैसेज दीजिए, आप भी कोई फील्ड मार्शल बना दीजिए, आईआरजीसी वाले को फील्ड मार्शल बना दीजिए। सर, मौका यही है। इसको कहते हैं पाकिस्तानी टच। ये पाकिस्तानी टच मारा ईरान ने, ये पाकिस्तानी टच मार मार के सुझा दिया यहूदी ने, मार मार के सुझा दिया। वहां से अमेरिका आया, इतना बड़ा बम मारा कि इनके इतिहास में इतना बड़ा बम नहीं मारा गया होगा। लेकिन ये जीत गए भाई साहब। सर, आई एग्री विथ यू, सर ने इसको रिकमेंड करा है, मैं सेकंड करता हूं। ये भाई साहब दिनेश भाई खड़े हैं, बनाओ फील्ड मार्शल एक दो, मैं तो कहता हूं इसी को बना दो बुजुर्ग को, जिसकी फोटो सामने। तो ये अब क्या ये किसी भी वक्त फिर से, क्योंकि वहां पर जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो अचीव दोनों नहीं हुए। अगर वहां से यूरेनियम गायब है, नहीं मालूम कि परमाणु कितने दिनों के लिए उन्होंने यहाँ विरोधाभास है। हाँ। मैं ये मानता हूं कि इनके सारी फैसिलिटीज खत्म हो गई हैं, कहने को जो भी आए, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट में आए या न्यूयॉर्क टाइम्स में आए, क्योंकि बहुत तरह के लोग लेकिन इंटेंट खत्म नहीं हुआ ना। लेकिन इंटेंट नहीं खत्म हुआ, इंटेंट खत्म नहीं, नियत नहीं खत्म, इसलिए वर्चस्व ऊपर पूरा है। एयर स्पेस के ऊपर मतलब पूरा 1.5 साल बाद फिर से हम यही सुनेंगे कि बनाने के करीब पहुंच गए हैं, फिर से ये कहानी पुनरावृत्ति होगी। अच्छा, ये टला आपके हंच में ये जो भी तनाव है कितने दिनों के लिए टला है? नहीं, अभी आके थोड़ी कसरत करेंगे, क्योंकि अभी सामान तो कुछ है नहीं मारने के लिए। अच्छा, तो ये टला है। अच्छा, ये टला है 8-10 महीने के लिए। लेकिन जैसे प्रतिशोध जारी रहेगा, वैसे ये भी जारी रहेगा। ये तनाव किसी भी सूरत में, किसी भी मतलब ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि कब तक के लिए थमा है। ये वही ऑपरेशन सिंदूर वाली बात कही जा रही है कि यहां भी इजराइल ने वही इशारा किया है कि कोई भी इलाका हमारी पहुंच से दूर नहीं। ईरान और इजराइल के बीच में प्रॉक्सी वॉर तो एक तरीके से चल ही रहा है। 3 इजरायली जासूस को ईरान ने फांसी दे दी है, तीनों पर मोसाद के लिए जासूसी करने का आरोप है। सीज फायर के एक दिन बाद ही ईरान का बड़ा संदेश, 700 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 3 लोगों को फांसी दे दी गई। नहीं, ये ईरान, ये लकीर क्यों पीट रहे हैं? सांप तो निकल गया है। नहीं, ये ऐसा करते हैं। अब ये जिसको कहते हैं ना, अब ये भूत ढूंढ रहे हैं। ईरानी, इनकी आदत है भूत ढूंढने की। ये भी गद्दार है, ये भी गद्दार है, ये भी गद्दार है, गद्दार है। अब देखिए जो फेलियर हुआ है दिनेश, हमें बात समझनी पड़ेगी। अब थोड़ी सी जरा स्ट्रेटेजिक बात कर लेते हैं। जो ईरान का फेलियर हुआ है, जो इजरायली हवाई जहाज ईरान के ऊपर उड़े हैं, जिनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, इनको पता ही नहीं नीचे क्या हो रहा है। जो अमेरिकन हवाई जहाज आए, इनको पता ही नहीं नीचे क्या हो रहा है। अब आप किसको इसको दोषी ठहराएंगे? क्या आप खामेनेई को बोल सकते हैं कि तुम्हारी लीडरशिप खराब है? आप नहीं बोल सकते। क्या आप आईआरजीसी के जनरल को बोल सकते हैं कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं करा? आप नहीं बोल सकते। आप किसको बोलेंगे? तो आप सड़क से लोगों को पकड़ेंगे कि एक्चुअली क्या है कि हमारे बीच में गद्दार है। गद्दार नहीं है, तुम नालायक हो, तुम नालायक हो जो तुम नहीं लड़ पाए। अब ये गद्दार ढूंढ रहे हैं कि किसी के ऊपर गद्दारी का ये टीकरा फोड़ दें और उसको बिल्कुल फांसी दे दें कि खुद की इज्जत बच जाए। क्योंकि अपनी इज्जत बचाना रेजिम की, देखिए रेजिम जो है ना ये खामेनेई की, ये अपनी इज्जत बचा रही है अपने लोगों के बीच में, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कि देखो हम गलत नहीं थे, लेकिन अगर हमारी पीठ पे ही किसी ने खंजर उतार दिया तो फिर हम क्या करें? हम तो मजबूर हैं। ये वाली स्टोरी। दिनेश, ये बात होती है ना, कोई भी रजीम सीरियसली स्पीकिंग तभी तक चलती है जब तक वो दिखाती रहे कि हम बड़े मजबूत हैं।
अब इस रजीम में बचा क्या? आपके सारे कमांडर्स मार दिए गए पहले दिन, साइंटिस्ट मार अरे दिए सर, गए। कोई ये पूछ रहा होगा कि आपके कमांडर और वैज्ञानिक वो महिला के आकर्षण में क्यों आ गए? भाई साहब, आप लोग थोड़ा चरित्र अपना अच्छा क्यों नहीं करते? ये कोई पूछ रहा होगा इनसे? ये देखिए बहुत मॉरल रजीम है ये। हाँ। इसमें मॉरल पुलिस भी है हाँ। और एक सीक्रेट पुलिस है जो सीक्रेटली पता करती है कितने लोग मॉरल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। अब आप समझ सकते हैं बाकी काम तो मतलब उन्होंने कर दिया। ये सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने वाला बली का बकरा ढूंढ के, स्केपगोट जिसको कहते हैं ना, कि अब ये जिम्मेदार हैं, उधर नहीं, घाव छोड़कर बाकी जगह मरहम पट्टी की जा रही है क्या? ये सवाल सामने है। और अगली खबर देख लीजिए, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बर्निया क्या कह रहे हैं। उन्होंने बड़ा बयान दिया है, ईरान में वर्षों तक बनी रहेगी मोसाद। ये गारंटी उनको कैसे है, ये जरा बताइएगा आप लोग। क्या वहां के बहुत सारे लोग ये मोसाद को चिट्ठी लिख के कह चुके हैं चिंता मत करो? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वहाँ मोसाद बना रहेगा, क्योंकि आपने अभी आकर्षण की बात की थी, उसका गुरुत्व बना रहेगा। अच्छा, उसका गुरुत्व बना रहेगा, वो आकर्षण की वजह से गुरुत्व बना रहेगा, ये है बड़ी बात। ईरान में अकल्पनीय कामयाबी मिली, डेविड बर्निया ने कहा। हमारा मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। डेविड बर्निया ने यह भी कहा, मोसाद को दुनिया भर में बहुत ही काबिल खुफिया एजेंसी के तौर पर मान्यता मिली हुई है, इसको तो आप जानते हैं। लेकिन ईरान में उनका काम आसान है या मुश्किल? वो जगह जहां पर आपको दुश्मन देश में ही अपने समर्थक मिल जाए, वहां काम आसान हो जाता है। और कहते हैं ईरान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद ही मोसाद को खबर पहुंचाते हैं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। और पिछली बार जब लड़ाई हुई थी तो ईरान के अंदर तेहरान में पोस्टर लगे थे जो कि आम ईरानियों ने लगाए थे, और आम ईरानियों ने बोला था कि भाई देखो, हमारी तुमसे लड़ाई नहीं है, यानी कि हमारी ईरान से लड़ाई नहीं है, ठीक है, तुम्हारी जो लड़ाई है वो खमेनेई से है, वो वहां पे रहता है, तुम उसके घर पे बम मारो, भाई हमारे घर पे बम मत मारो। यहां तक बात हो गई थी। और दूसरी एक चीज है कि ईरान के लिए, देखिए बात यह है कि लोग इतने परेशान है खमेनेई रजीम से कि उनके लिए, यानी कि मोसाद के लिए वहां पे जासूस पैदा करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं वही बात कह रहा हूं जो आपके सामने मैंने एक बार पहले बोली थी आपकी शो में। एक बात देखिए, हम लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़ा तालियां पीट रहे हैं हम लोग कि देखो इजराइल ने क्या मिसाइल मारी, दीवार के अंदर घुस के कमरे में उस साइंटिस्ट को या उस अफसर को बर्बाद कर दिया, जान से मार दिया। अरे भाई, किसने बताया कि वहां पे वो उसका घर है? किसने बताया कि इस कमरे में इस वक्त तो सो रहा होगा? आप ये देखिए ना किस लेवल का इंटेलिजेंस है इजराइल का। मिसाइल कहां मारनी है ये भी तो पता होना चाहिए। मिसाइल तुम्हारी कितनी बढ़िया है, क्या काम करती है, बात की बात है। इंटेलिजेंस तो ये इनका पूरा का पूरा जिसको कहते हैं ना फैले हुए इजराइल के अंदर। अब ये देखिए कि उधर ट्रंप क्या कर रहे हैं और उनके देश में क्या हो रहा है। अभी तो आप ये जरा तस्वीरें देखिए, पेंटागन ने जारी की हैं। एटमी साइट्स पर अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। बॉम्बर से गिरता दिख रहा है GBU-57 बॉम्ब से ही तबाही मचाई गई है। पेंटागन ने ये तस्वीरें जारी की हैं और कहा है कि इस तरीके से ये बॉम्ब गया और उसने धरती फाड़ के नीचे बंकर तबाह किया। इस तरीके से वो बॉम्ब गया है। बहुत बढ़िया विजुअल है ये विजुअल कमाल का है। कमाल है। आपके चैनल पर पहली बार चल रहा है, आपके शो में पहली बार चल रहा है। बहुत बढ़िया विजुअल। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सर, पेंटागन से निकली हैं और टाइम्स नाउ नव भारत पर दिखाई दे रही है। लेकिन मैं दूसरी बात जानना चाहता हूं, ये दिखाकर पेंटागन ने, अमेरिका ने क्या साबित करने की कोशिश की है? ये साबित करने की कोशिश की है जो ऊपर से गड्ढे दिखाई दे रहे हैं आपको ना, छोटे वाले जो देख के लोग मान नहीं रहे थे, ये उनकी वजह से बने हैं। और ये नीचे पूरा गया है। जाते समय आपने कोई ऐसा लग रहा है कि कोई हॉट नाइफ एक बटर में जा रहा है, बिल्कुल वैसे जा रहा है। ये इसका वजन, ये इसकी तेजी है। और जब 60 मीटर नीचे जाके 200 फुट नीचे जाकर के, ये देखिए सर, उधर की तस्वीरें भी है कि नीचे जब फाड़ के घुस रहा है तो क्या स्थिति कर रहा है वो, और उसके बाद जब फटेगा इमेजिन करिए कुछ बचेगा। तो कहने की बातें हैं, आकलन है, या मुझे लगता है कुछ लोग जानबूझ के ये एक उकसा रहे हैं अमेरिका को, खासतौर से ट्रंप को, इतने मारने से काम नहीं पड़ा है और मारो। वो कह रहा है शांति लाओ, उसको नोबेल पुरस्कार नहीं लेने देंगे। वो कह रहे हैं और मारो, और वो कह रहा नहीं मार दिया, वो मर गए, बोले नहीं मारो। अब इसका क्या इलाज है? ये दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए, उस बॉम्ब को हवा में देख लीजिए और जब वो आकर जाकर अपना काम कर रहा है, वो जैसे कह रहे थे अभी श्रीवास्तव सर कि मक्खन के ऊपर चाकू जैसे चलता है आराम से, उसी तरीके से धरती के उस हिस्से को। ये देख के दिनेश आपको एक बात याद आई जी, जब इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में स्ट्राइक्स करी थी तब भी लोगों ने उंगली उठाई थी कि यार ये पूरा कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, ऊपर से छोटा सा छेद है और सब कुछ ठीक ठाक है। वो स्पाइस 2000 था, वो स्पाइस 2000 था, वो वैसे ही गया था, होल ड्रिल करके अंदर जाके अचानक फटा और वहां का टेम्परेचर जो था वो अचानक हजारों डिग्री का हो गया और हड्डियां गल गई जिसकी भी गलनी थी वहां पे। तो 300 जो टेररिस्ट मारे थे वो भी, अच्छा ये अलग है, वो टेक्नोलॉजी अलग है। मस्जिद सुभान अल्लाह की याद दिला रहे हैं आप? ना बालाकोट की बात। अच्छा बालाकोट की बात, अच्छा बालाकोट वाली बात कर रहे हैं। अच्छा ओके, राइट। यहाँ पे गड्ढा देखिए जरा,
ये वहां पे तो स्पाइस बॉम्ब की चर्चा हो ही रही है, जरा इसको देख लीजिए। इट इज इन द मिसाइल सिटी। ये देखिए सर, गड्ढा देखिए वो। अरे वाह, ये इतना बड़ा क्रेटर, इतना बड़ा गड्ढा, ये बहुत दिन तो इसको पूरने में लग जाएंगे, इसको गड्ढे को भरने में लग जाएंगे। पूरने का सवाल ही नहीं, उसके नीचे आप जाओगे, अंदर पहुंच जाओगे मिसाइल सिटी में, ज्यादा कुछ करने की जरूरत। अच्छा। अब ये ऊपर से मलबे से बंद हो चुका है और सिर्फ वो लंबा वाला 200 फुट का छेद रह गया है, जो ऊपर से फिर वो तिरपाल टेक्नोलॉजी आ जाएगी इनकी वाली, वो से ढक। नहीं सर, तो इस तरह में जब आपने जहां पे इतनी मेहनत की हो, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जरा इसको यहाँ पर प्ले करें। ये है तो बहुत, ये तो ऐसा गड्ढा है सर कि ये कभी भरेगा नहीं। ये दिमाग में जो घुस गया वो भी नहीं भरेगा। लेकिन सर मैं एक बात जानना चाहता हूं, जहां इन्होंने पूरी एक सिटी जैसी डेवलप की हो धरती के नीचे, जहां पे ये सारे काम कर रहे हो, सेंट्रीफ्यूज लगाए गए हों, वहां जो थोड़ा बहुत बच गया होगा उसी को फिर से आबाद करके काम करेंगे या जगह पहचान ली गई है? जगह पहचान नहीं। एक दिनेश एक बात बता दूं, हाँ। जब यहाँ पर ऐसा विस्फोट होगा, जो सरलीकरण में है, उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट इतना होगा, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी है वो ज्वलनशील है, केमिकल्स हैं, बाकी चीजें हैं, तो ज्वलनशील होंगे, उसका इम्पैक्ट होगा। एक बात हमेशा उठती है, बताना फिर जरूरी है कि रेडिएशन क्यों नहीं होगा। जो यहाँ पर U-235 है वो डर्टी बॉम्ब नहीं है, स्पेंट फ्यूल जो है डर्टी बॉम्ब होता है, क्योंकि वो होता है सीजियम-137। तो मतलब भले ये वहां पे रखा हो U-35 संशोधित, ये 90% रखा हो, तब भी वहां से नहीं निकलेगा। ये प्राइमरली अल्फा एमिटर है। अच्छा। प्राइमरली बीटा एमिटर है, गामा नहीं है जो कि जलाता है, जो गलाता है। अच्छा। ये उसमें नहीं करता है। नहीं तो सीजियम-137 इससे डर्टी बॉम्ब बोला जाता है, बिकॉज़ उसको बोलते हैं कि रेडिएशन डिस्पर्सल डिवाइस। अच्छा, इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि उससे रेडिएट होता है, गामा रेज होती हैं। अच्छा, तो ये तो मतलब वहां पे क्या आपको लग रहा है IAEA को अल्फा पार्टिकल मिल गए होंगे क्या? अल्फा पार्टिकल मिल गए होंगे। देखिए कुछ दिनों में फिर IAEA का बयान आएगा। अच्छा, ये शायद दोस्ती करने का माहौल चल रहा है कि हमें मना मत करो, बैन मत करो। अब उन्होंने बैन कर दिया है पार्लियामेंट ने, उस चक्कर में ऐसा मामला चल रहा है। कुछ दिनों में आप देखिएगा धीरे धीरे परतें खुलेंगी। अच्छा, और मानेंगे भी कि हमारे यहाँ अभी ये जो आपने ये जो दोनों देशों के बीच में तनाव देखा है ना, और अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ रहस्य जो इससे जुड़ा हुआ है सब कुछ सामने आ गया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। हर दिन यहाँ की परतें, भैया आप ऑपरेशन सिंदूर के कई तथ्य रहस्य अब जान रहे हैं ना, इसी तरीके से यहाँ के भी बहुत रहस्य जानेंगे और प्रतिशोध हर दिन आपको वो रहस्य बताएगा। खुद को शांति दूत साबित करने में जुटे डोनाल्ड ट्रंप, अगली खबर देखिए। गजब शांति के पुजारी हैं भाई साहब। ईरान को तबाह कर अब उसकी तारीफ कर रहे हैं। बहादुरी से जंग लड़ा है ईरान, उसे नुकसान से उबारने की जरूरत है। ईरान को ऑयल बेचने से नहीं रोकूंगा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान से न्यूक्लियर डील जरूरी नहीं, अगले हफ्ते बातचीत होगी। ये गजब ये है, ये तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ब्रह्मा जी अगर गौरव डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी और की हिम्मत की बात नहीं है सर। ये तो मुझको लगता है गौरव जी भी इनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते पूरे तौर। इनको ये तो देखिए ये आत्मा से परमात्मा वाला मैटर है इनका। अब देखिए सर ने कल मैडमैन थ्योरी बनाई थी। मैडमैन थ्योरी मैं बता दूं क्या थी कि रिचर्ड निक्सन का ही भौकाल था, राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो जो छोटे छोटे देश थे ना, कम्युनिस्ट कंट्रीज, उनके सामने रिचर्ड निक्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक भौकाल था कि देखो ये जो इंसान है ना, ये पागल है। बिल्कुल सही कहा, ये पागल है, तुम इस पर भरोसा मत करना है। ईंट लेके फिर रहा है, इसके लंबे लंबे बाल है, मुंह से थूक निकल रहा है, ऐसे पागल की तरह भाग रहा है, कभी भी किसी का मार देगा। तो सारे देश डरते थे, रिचर्ड निक्सन पागल है, इसकी बात मान लो। यही जो सर ने कल यही स्टोरी सर समझा रहे थे, ट्रंप का यही मैडमैन वाला सिंड्रोम है इसका। ये सबको बोल रखा है इसने इनडायरेक्टली कि भाई देखो ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई गारंटी नहीं है, आदमी बिल्कुल पागल है। सर से ये किसी को ईंट लेके मार देगा, इसके मुंह से थूक निकल रहा है, कपड़े फटे हैं, सड़क पे ऐसे घूम रहा है लंबे बाल लेके। वैसे दुनिया में इस तरह के लोगों का भी बड़ा महत्व है, इसकी बड़ी वैल्यू है। अरे भाई जो समझ में ना आए, जो अनप्रेडिक्टेबल हो, जो पढ़ा ना जा सके, ये अभी क्या करेगा, अभी जो कह रहा है वो करेगा नहीं करेगा, जो कह रहा है वो करेगा, या जो कर दिया है उस पर आगे टिकेगा नहीं टिकेगा, जो जिस आदमी की कोई गारंटी। सबसे बड़ी बात ये जो करेगा किसी को नहीं पता, ये कहता मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करना। ये देखिए ना, सबसे बड़ी बात है। दिनेश, अगर आप ये प्रतिशोध नहीं कर रहे होते, हमको भी नहीं पता चलता। बात आज कल थी, कल है, और बाद में हमसे आप पूछते बताइए ऐसा क्या है। ये डोनाल्ड ट्रंप पहला कार्यकाल और डोनाल्ड ट्रंप दूसरा कार्यकाल, बीच में कोई कोर्स करके आए हैं, मुझको लग रहा है। बीच में इन्होंने कोई स्पेशल कोर्स किया है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला कोर्स, कि उसमें बने रहो पगला, और दुनिया समझेगी कि भाई ये कौन है जो अब आ गया अगला। अब वैसे थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, उसकी बात बाद में करेंगे। थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी की भी बात होगी। प्रतिशोध में ईरान इजराइल जंग में हुए नुकसान का आंकड़ा आया है। ईरान में 610 और इजराइल में 28 लोगों की मौत हुई है।
दोनों देशों ने मृतकों और घायलों की संख्या जारी की। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे भी वो सरकारी आंकड़ा और असली आंकड़ा वाला रहता हुआ सब कुछ सही है ये? मुझे लगता है इजराइल तो सच ही बताएगा। इजराइल डेमोक्रेसी है, इजराइल झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि नेतन्याहू को पार्लियामेंट में जवाब देना है। आप थोड़ा बहुत दाएं बाएं गायब कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है फिगर करेक्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईरान की रजीम में कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, ये वोटिंग सारी कंट्रोल्ड है, सारा उसमें 2 नंबर का मामला है। तो ईरान ने क्या बोला हो सकता, अच्छा आपने एक बात देखी, ईरान ने बोला कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये भी इसका आया था, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, ट्रंप ने हमारे न्यूक्लियर बर्बाद कर दिया। हो सकता है इतने भी बर्बाद नहीं हुए, ये भी मार्केटिंग कर रहा हो अपनी कि भाई बर्बादी के चक्कर में हमें छोड़ दे कम से कम, कि अब तो सब बर्बाद हो गया, तू ठीक बोल रहा है ट्रंप, दो उसको नोबेल प्राइज है। नहीं तो फिर बीच में तो ये भी कह देते हैं कि हमने तो पहले ही हटा लिया था सब कुछ। ये सारे, ये देखिए ना, ट्रंप से सीख तो रहे हैं वो लोग। जिस दिन आपने इसको डिकोड कर लिया प्रतिशोध बंद हो जाएगा। हाँ, ये डिकोड दुनिया नहीं कर पा रही है, हम कैसे कर लेंगे? ईरानी एटमी साइट्स पर तबाही को लेकर नई खबर, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर। हमले को लेकर पुतिन को थी पहले से जानकारी, सोर्सेज बता रहे हैं। रूस कर रहा था पूरे ऑपरेशन की निगरानी, पुतिन की वजह से असरदार नहीं रहा ऑपरेशन। कई रिपोर्ट में दावा है कि ऑपरेशन असरदार नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले देखिए पुतिन के पास ट्रंप का फोन गया हो कि सुन यार, मेरी और तेरी तो ठीक है, वो ठीक है जो तू यूक्रेन के साथ कर रहा है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, अब ईरान के ऊपर हम गिराने वाले हैं बम। उसने कहा अच्छा बम गिराने वाले हो, ठीक है, हाँ ठीक है कर लो, लेकिन तू तो सपोर्ट करता है। हाँ हम देखेंगे कितना सपोर्ट करना है, वो हम करते रहेंगे। लेकिन बीच में उनको लगा हो इतनी सॉलिडेरिटी तो रखनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दें कि बम गिरने वाले, यूरेनियम हटा लो। इससे मैं एग्री करता हूँ। अटलांटिक के ऊपर अगर आप वाकई सीरियसली सोचिए, रशियंस के बहुत शिप्स हैं और बहुत प्रभाव है, और वहां पर वो वाला भी रेडार है जिसको हम रेजोनेंस कल बता रहे थे, जो पकड़ सकता है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, VHF रेडार। हाँ VHF रेडार। हाँ। तो वो रेडार वहां पर है। तो फिर रशियंस को अगर आप उस अटलांटिक से आए, जो रास्ता बताया गया है, ठीक है, बॉम्बर्स का रास्ता, हाँ, उनको खबर क्यों नहीं हुई? तो रशियन को पता चल गया वो रेजोनेंस रेडार की वजह से। ये थ्योरी है, ये थ्योरी है। पर एक और चीज दिनेश मैं आपको बताऊं, यहाँ पे रेजोनेंस रेडार हो ना हो, हमारे पास तो रेजोनेंस रेडार नहीं है यहाँ पे स्टूडियो में, कि है नहीं है, पर हम लोग भी तो यही कह रहे थे कि अमेरिका मारेगा बम। 2 × 2 = 4 तो हमको पता है ना, हमें पता, सबको ये पता था कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अमेरिका बम मारेगा। इसके लिए रडार की जरूरत नहीं है, दिस इज बेसिक कॉमन सेंस। ठीक है, या तो मारेगा या नहीं मारेगा। 50-50% तो हमें भी पता था, आपको भी पता है जो हमारे दर्शक हैं। तो भैया 50% भी अगर आपके ऊपर मौत मंडरा रही है तो आप उसका कोई जुगाड़ करेंगे नहीं करेंगे? बस हटा लिया उन्होंने बोला चलो अगर मार देगा तो कम से कम बचा ले, नहीं मारेगा तो ठीक है, बोनस है। ये इसमें नहीं तो, लेकिन ठीक है, पुतिन जिस तरीके से ईरान तेहरान जो है उसके ऊपर लगा रहा था आरोप कि भाई जिस तरह से आपको मजबूती के साथ खड़ा होना था आप खड़े हुए नहीं, तो ये वाली क्रेडिट तो रूस फौरन लेगा। हाँ देखिए, हाँ हो सकता है हमने बताया हो कि उनके बॉम्बर्स आने वाले हैं। करेक्ट ले सकता है, क्योंकि जैसे गौरव ने इसको एनालाइज किया कि हमको अंदेशा तो है ही है, तो जो हमारा क्रिटिकल माल है हम निकाल लें। ट्रक्स तो खड़े ही थे, सही बात, और ट्रक्स बताया, क्योंकि जब तक उनका रडार देखेगा कि B2 आ रहे हैं, क्या वो समय पर्याप्त है सारा सेंट्रीफ्यूजेस और वो हटाने के लिए? क्योंकि जब उसको पता लगेगा तो कुछ घंटे के अंदर तो पहुंच जाएगा वो। तो ये पहले से ही सब लोग एनालाइज करते हैं कि भाई फोर्डो जो है, फॉर एग्जांपल, मैं नेतान्स की इस्फान की बात नहीं कर रहा, मैं फोर्डो की बात करता हूं। फोर्डो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भैया प्लान भी क्या है आपका? अगर कोई दुश्मन आएगा, सैबोटाज करेगा, यहूदी पहुंच गए वहां पे, अमेरिकन पहुंच गए, प्लान भी क्या है? तो जैसे ही उनको अंदेशा हुआ कि देखो इजराइल ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर, हमें बताया नहीं, इजराइल ने ताबड़तोड़ अटैक कर दिया, हो सकता है अमेरिकन आए, प्लान बी, हटाओ उसको, निकालो सबको, धीरे धीरे निकालो, ये हो सकता है। ये देखिए कि ईरान पर इजराइल की बड़ी आर्थिक चोट की खबर भी आ रही है। ईरानी सेंट्रल बैंक आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। इजरायली हितों के खिलाफ काम कर रहा है ये बैंक, आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग कर रहा है, इसलिए इसको एक तरीके से आतंकवादियों की बॉडी घोषित कर दिया गया है। आतंकी गतिविधियों के लिए काम करने वाली एक संस्था ये जो बैंक है, इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, आप देखिए, ये इनकी मोसाद का एक आम है, नेशनल इकोनॉमिक वॉरफेयर ब्यूरो, उसने इसको सैंक्शन कर दिया है। अब आप देखिए, इनके पास बाहर से माल लेने के लिए ये एक जरिया था, जिससे हमस को, हिजबुल्लाह को, हूती को सारा पैसा आता था, यहीं से राउट होता था। अब वो आपने उसको सैंक्शन कर दिया। अब इसके बाद आपने इनका नोबिटेक्स जो था, इसी चैनल पर आपने बताया था कि इनके $90 मिलियन से ज्यादा जो है वो खाक कर दिए गए। तो पैसा बचा नहीं सामान लाने के लिए, और सामान सारा राख हो गया। अब कैसे करेंगे? आर्थिक तौर पर भी रीढ़ में चोट करना। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की सीधी चेतावनी। इधर ये पहलू क्या है वो भी देख लीजिए। आतंकवाद के एपिसेंटर अब सेफ नहीं, राजनाथ सिंह ने कहा, जरूरत पड़ी तो कार्रवाई होती रहेगी।
आतंकवाद को रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से भी नहीं मिले राजनाथ, उन्हीं के सामने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, लेकिन रक्षा मंत्री की तरफ देखा भी नहीं पाकिस्तान के। और आतंकवाद पर पाकिस्तान को बचा रहा है चीन। एससीओ के घोषणा पत्र पर आतंकवाद का जिक्र नहीं, पहलगाम आतंकी हमले का भी कोई जिक्र नहीं। राजनाथ सिंह ने इसीलिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन में साइन ही नहीं किया। पढ़ते रहे, हाथ में पेन थी, लेकिन पेन फिर एक तरफ रख दी। देख लीजिए इन तस्वीरों में। फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि इसमें बलूचिस्तान का जिक्र तो है, लेकिन इसमें पहलगाम का जिक्र नहीं है, उन्होंने हटाओ, ज्वाइंट डिक्लेरेशन करना ही नहीं हमको। और इसकी वजह से इस बार इस बैठक में रक्षा मंत्रियों की कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आ पाया। ये कितनी बड़ी बात है मेजर गौरव भाई? ये देखिए साहब, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से, जो मुझे शुरू में लग रहा था जब मैंने इसको एनालाइज करा, मैंने बोला कि कुछ देश आतंकवाद करते हैं, नहीं, सीधा सीधा पाकिस्तान आतंकवाद करता है। ये सामने बैठा है ख्वाजा आसिफ, ये आतंकवादी है, एक चीज, ठीक है। लेकिन जब राजनाथ सिंह जी ने डिक्लेरेशन साइन नहीं करा, और बॉस दिस वाज जॉइंट डिक्लेरेशन, एससीओ का जॉइंट डिक्लेरेशन था, जब राजनाथ सिंह जी ने मना कर दिया कि हम साइन नहीं करेंगे, मुझे लगता है इससे बड़ा थप्पड़ पाकिस्तान और चीन के मुंह पे नहीं हो सकता। जब भारत का डिफेंस मिनिस्टर ये बोले कि मैं साइन नहीं करता, सब फ्रॉड है, क्योंकि पहलगाम की बात तुमने नहीं करी, तुम बलूचिस्तान कर रहे हो भाई। इसका मतलब कि चीन और पाकिस्तान के पीछे से सांठगांठ थी, और यह मामला हो गया फेल, क्योंकि राजनाथ जी ने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा साइन। दिनेश, एक और विडंबना है। विडंबना ये, इसको का पर्पस क्या है? इसको का पर्पस है टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और उसके लिए क्या बॉडी बनी है? रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। अब बताइए, जो टेररिस्ट कंट्री है वो स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये कैसे विडंबना है? और आप जो है बलूचिस्तान को मेंशन कर रहे हैं और पहलगाम को नहीं। तो साइन न करके उन्होंने एक मैसेज, पहली बार हुआ है, ज्वाइंट कम्युनिके हमेशा से होता रहा है, पहली बार ये हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज। अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ही अपने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है,